नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और जमीनी हकीकत क्या कहती है उन खबरों की उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ से हिरासत में लिए गए कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा। पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2015 के एक मामले में की कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर कर सकते हैं विचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रम में लेंगे भाग। एशियाई खेलों के 5वें दिन आज निशानेबाजी टीम ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। वुशु में रोशिबिना नाओरेम ने 60 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। भारत के खाते में अब तक कुल 24 पदक। महिला बैडमिंटन टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। देश भर में धूमधाम से दी जा रही है आज गणपति बप्पा को विदाई। मुंबई के पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था। भाईचारे और शांति का पैगाम देने वाले इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जन्म। राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। और आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब से एक बड़ी खबर आज सामने आई है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक सुखपाल खैरा को आज पंजाब की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चंडीगढ़ में आज सुबह 6:30 बजे पुलिस की एक टीम पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया गया। सुखपाल खैरा ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक पुलिस ने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि एक पुराना एनडीपीएस का मामला है जिसको लेकर पूछताछ के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। मिली जानकारी के लिए ये कार्रवाई 2015 के एक पुराने केस में की गई है। पुलिस के कुछ आधिकारिक बयान के बाद ही पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। और चंडीगढ़ से संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, इस मामले पर रोशनी डालिए, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से अब आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है? जी गौरव, सुखपाल खैरा जो है वो कांग्रेस के लीडर हैं। एक टाइम पे वो आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे। आम आदमी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी और लोकसभा इलेक्शन में लड़े थे, जिसमें उनकी एक भी सीट नहीं आई थी। और फिर दोबारा 2021 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। ये जो केस है जिसके तहत उन्हें आज सुबह गिरफ्तार किया गया है उसके चंडीगढ़ के घर से, ये 2015 का एनडीपीएस कोई एक्ट है और एनडीपीएस एक्ट के तहत ये करा गया है उनको। उस टाइम पर जो है जो एप्रीहेंड किया था पुलिस ने, तो 2 किलो हीरोइन और 24 कैरेट गोल्ड के बिस्किट्स मिले थे व्हीकल से गुरदेव सिंह के। और गुरदेव सिंह जो हैं उनके और इनके बीच में कुछ 65 बार फोन पे बातचीत हुई थी। उसी के सिलसिले में दोबारा से इन्हें आज जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी इस बात की पुष्टि पंजाब पुलिस ने नहीं करी है ऐसे आधिकारिक तौर पर शायद आज दिन में जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इसकी डिटेल्स बताई जाएंगी। में मिलता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी की गई है? जी अभी इस मामले में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, पर जरूर है कि एनडीपीएस एक्ट का जो एक मामला इनके ऊपर 2015 से चल रहा था, शायद पुलिस ने उसके तहत जो है इनको आज अरेस्ट किया है। और ड्रग जो भी मिला था
बीच में, पर जिस तरीके से हम वीडियो देख पा रहे हैं, जब अरेस्ट करने पुलिस आई थी उनको, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वॉश कर दिया है, पर पुलिस वालों ने उनको बताया कि नहीं, इसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके तहत ही उन्हें आज फाजिल का ले जाया जाएगा और जलालाबाद, और वहां की पुलिस आके उन्हें अरेस्ट कर लेकर गई। आकांक्षा, क्या और भी आरोप हैं सुखपाल खेरा पर इसके अलावा? अभी तो कुछ इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, पर उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी एक बारी और फेक पासपोर्ट रैकेट में भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन पर बुलाया था उसको, और वो 75 डेज के जेल में रहे थे। एंड देन जब पंजाब असेंबली के इलेक्शंस थे 2022 में, तब उनको जो है बेल पर निकाला गया था और उन्होंने भोलात जो है एक जगह है जहाँ के वो एमएलए हैं, वहां से अपना इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद वो वहां से जीत के आए थे। तो अभी इस जो भी मामलों में उनको गिरफ्तारी हुई है, अगर पंजाब पुलिस कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या कोई भी अपना जारी करती है कुछ भी, उसमें ज्यादा डिटेल्स पता चलेंगी कि ये किस केस के तहत जो है, क्योंकि उनके ऊपर मामले तो काफी और भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ईडी ने भी 2021 में उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी 75 दिन के लिए उनको जेल हुई थी। तो पर जो अभी बताया जा रहा है, जिस तरीके से जो वीडियो में हमने देखा है गौरव, उसमें तो यही पता चल रहा है कि कोई एनडीपीएस एक्ट जो तो उसका तो वो 2015 का मामला है जो अभी पता चल रहा है। बाकी डिटेल्स आर अवेटेड, व्हेनेवर जब भी हमें पता चलेंगी तो मैं साझा करूंगी आपसे कि इनकी गिरफ्तारी के बाद से किस तरह से वहां पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप अब नजर आ रहे हैं? जी गौरव, क्योंकि ये मामला बहुत सुबह हुआ था, अभी तो कोई इनकी प्रतिक्रिया कहीं से आई नहीं है, बट सर्टेनली कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं खेरा, और आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है और इस वक्त तक वो जो मुलाकात सीट पे जो आज एमएलए वो जीतकर आए। तो ओवर द डे मुझे लगता है कि काफी प्रतिक्रियाएं होंगी इसमें। हालांकि उन्होंने जब ये अरेस्ट हो रहा था तो अपने आप को फेसबुक पे लाइव कर दिया था, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए कि किस तरीके से उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। और सर्टनली अभी कांग्रेस के लीडर्स और बाकी सारी पार्टीज जो है वो इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देती हैं वो देखने वाला होगा। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए आकांक्षा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आधिकारिक आवास में रेनोवेशन को लेकर कथित गड़बड़ी और कदाचार पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच का केस दर्ज किया है। प्राथमिक जांच आरोपों को तय करने का पहला कदम है और अगर सबूत मिलते हैं तो इसके बाद रेगुलर एफआईआर के साथ जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने निर्माण से संबंधित मंजूरी और सिफारिश से जुड़े रिकॉर्ड को पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगा है। इसमें टेंडर दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से लगाई गई बोली, इमारत की योजना की मंजूरी और इन कामों को कराए जाने के आवेदन शामिल हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 शेरपा अमिताभ कांत, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और DEA सचिव अजय सेठ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के नतीजों पर आगे की कार्रवाई की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान डॉक्टर पीके मिश्रा ने अधिकारियों से G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की तैयारियों को शुरू करने का निर्देश दिया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पहले ही की थी। इसके अलावा सभी कार्य समूहों को अपने अपने मंत्रालय और विभागों द्वारा सम्मेलन के परिणामों पर मासिक अपडेट भेजने का निर्देश दिया गया है। प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने साथ ही कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में बेहतर और ठोस परिणाम हासिल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है और संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख को शुरू हुआ था और 21 सितंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल ही में संपन्न विशेष सत्र में संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया था। सुर साम्राज्ञी
लता मंगेशकर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीदी को उनकी जयंती पर याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि लता दीदी को उनकी जयंती पर देश याद कर रहा है। भारतीय संगीत में कई दशकों तक उनका योगदान रहा है, जिसका प्रभाव हमेशा के लिए रहेगा। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने गहरी भावनाएं पैदा की हैं और उनका हमारी संस्कृति में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। और आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें नमन करते हुए पीएम ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वो हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अथक संघर्ष का प्रतीक बने रहेंगे। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर देना बाजुए खाते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन है। इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के गांव बावली में जन्मे शहीद आजम भगत सिंह की आज 116वीं जयंती है। देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी से लटका दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। ये चंद लाइनें उस महानायक को समर्पित हैं जो कि महज 23 साल की उम्र में देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर झूलने के बाद भी आज के युवाओं के दिल में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं भारत माँ के सच्चे सपूत भगत सिंह की, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बालक भगत को बचपन से ही घर में क्रांतिकारियों वाला माहौल मिला था। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की ओर प्रेरित हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने नाराज हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वहीं साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश आग बबूला हो गया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहे थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित अंग्रेजी सरकार में हलचल मचा दी थी। दरअसल ये भगत सिंह की दूरगामी योजना का हिस्सा था, जिसमें भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की भावना का संचार करना प्रमुख उद्देश्य था। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह
सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को लेकर हो रहे विरोध से डर गई थी। वो भारतीयों के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही थी। ऐसे में माहौल बिगड़ने के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह की फांसी का समय और दिन ही बदल दिया। गुपचुप तरीके से तय समय से एक दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे तीनों वीर सपूतों को फांसी की सजा हुई। खास बात यह है कि अपनी शहादत से पहले तक भारत माता के ये सच्चे सपूत हंसते हंसते अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते रहे। भले ही देश की आज़ादी से पहले भगत सिंह इस दुनिया को छोड़ चुके थे, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों और भाषणों ने गुलाम भारत के युवाओं को आज़ादी के लिए उकसा दिया और स्वतंत्रता संग्राम की अहम लड़ाई में आज़ादी दिलाकर ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और भारतीय सेना आज अपना 197वां गनर्स डे मना रही है। गनर्स डे का अपना शानदार इतिहास रहा है। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास अब दुनिया के आधुनिकतम हथियार हैं। आज इस खास दिन पर भारतीय सेना ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी जोश से भर जाएंगे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। साथ ही वे अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा करेंगे। वो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद और निज्जर की हत्या से जुड़े वाद विवाद के बीच हो रही है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में अलगाववादी समूहों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़े संगठित अपराध पर चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा में राजनीतिक कारणों से इन मुद्दों को बने रहने दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्हें डेंगू की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि केंद्र ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। आयुष मंत्रालय रविवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन करेगा। देश भर में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का राष्ट्रीय आयोग और 750 से अधिक कॉलेजों वाले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग भी इस सम्मेलन में भाग लेगा। स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है। और अब खबर गणेशोत्सव की।
आज अनंत चतुर्दशी है और आज देश भर में 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि और अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं और इसके साथ भक्तों की सारी परेशानी संकट अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन सुख समृद्धि बनी रहती है। मुंबई में गणेशोत्सव की एक अलग ही छटा होती है, लिहाजा मुंबई पुलिस और प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए बेहद खास तैयारियां की हैं। और वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर आज उन बच्चों ने उनसे मुलाकात की जो इरशालवाड़ी भूस्खलन में अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों ने गणेश उत्सव के अवसर पर आरती भी की। आज ईद मिलाद उन नबी है। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये उत्सव उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। मिलाद उन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने आपसी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देती हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर हम सब सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। और वहीं देश भर में मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलाद उन नबी की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि हमारे समाज में भाईचारे और दयालुता की भावना बढ़ती रहे, सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक। उधर छत्तीसगढ़ में बस्तर का दशहरा उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश से लोग इसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। इस साल भी करीब 615 साल पुरानी ये परंपरा पूरी आस्था और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। बस्तर दशहरा की दूसरी रस्म के तौर पर जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर के निकट डेरी गड़ाई की भी रस्में निभाई गईं। करीब 10 फीट लंबी सरई की लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर उसे खड़ा कर दिया गया। इस रस्म के बाद अब 16 पहियों वाले रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 107 दिन तक बस्तर का ये दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। ये जो रस्म है दूसरा है, जो डेढ़ी गड़े पहले पाटा जाता कार्यक्रम शुरुआत किया गया। उसके बाद दूसरा जो रस्म है डेढ़ी गड़ी का पूजा किया जाता है। यहाँ से जो है रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरू किया जाएगा। और जो गांव जो लकड़ी लाते थे पहले और लाके जमा करते, उसके बाद जो रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरुआत किया। डेढ़ी गड़ी देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता था। जैसा भाई कोई भी काम हमको करना है, शादी ब्याह कुछ भी काम घर में या मंदिर में, तो शुभ मुहूर्त में उसका मुहूर्त में ही उसको डेढ़ी गाड़ के ही पूजा किया जाता है, जिसके कारण उसके आगे कार्यक्रम शुरुआत किया जाता है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं
और हैशटैग स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ से हिरासत में लिए गए कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा। पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2015 के एक मामले में की कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर कर सकते हैं विचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रम में लेंगे भाग। एशियाई खेलों के 5वें दिन आज निशानेबाजी टीम ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। वुशु में रोशिबिना नाओरेम ने 60 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। भारत के खाते में अब तक कुल 24 पदक। महिला बैडमिंटन टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। देश भर में धूमधाम से दी जा रही है आज गणपति बप्पा को विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। और ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था। भाईचारे और शांति का पैगाम देने वाले इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्म। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में जोर शोर से चलाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलशों को पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में इकट्ठा किया गया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आइए हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से काम करें। देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुणे में राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से महाराष्ट्र में ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के वीर सपूतों को याद करना है। इस कार्यक्रम के तहत देश के कोने कोने में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है और उनका संकलन भी किया जा रहा है।
पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित महाराष्ट्र अमृत कलश संकलन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए और वृक्षारोपण कर वहां मौजूद लोगों और छात्रों को विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रतिज्ञा करवाई। मैं एक विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी में पुणे में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलशों को पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में इकट्ठा किया गया। इस मौके पर उन्होंने इस अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी। हमारा प्रयास है कि हर गांव में कोई भी शहीद जो देश के सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहादत हुई है, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर स्टेट का पुलिस पर्सनल किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी रैंक का हो, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, उसके नाम को, उसकी नाम की पट्टिका उस गांव के स्कूल के प्रांगण में लगाई जाएगी ताकि लोग याद कर सकें कि ये देश की संस्कृति है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रदर्शन किया जा रहा है। हर गांव में शिलालेख लगाने के साथ ही गांवों और कॉलेज में अमृत वाटिकाएं बनाई जा रही है। हर घर में जमा किए गए मिट्टी के कलश प्रतीकात्मक रूप से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री, नेता, गणमान्य लोगों के अलावा 24 विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। पुणे से रोहन गावली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा है कि अब तक 4.43 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ODF प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024 से 2025 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का संबंध है तो पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी प्रगति पूरे देश भर में देखी गई है। हमारे आज की तिथि में 75% से भी ज़्यादा गांव अपने आप को घोषित कर चुके हैं ODF प्लस, अर्थात उन्होंने इस संपूर्ण स्वच्छता की ओर पहला कदम ले लिया है। अभी और आगे बढ़ना है क्योंकि उनको अभी मॉडल गांव अपने तैयार करने हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ अपना सॉलिड या लिक्विड वेस्ट या ठोस या तरल कचरा जो है उसका प्रबंध करते हुए अपने आप को ऐसे घोषित किया है। और आइए अब बात करते हैं 19वें एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इस बार के एशियाई खेलों में भारत का ये 6वां स्वर्ण पदक है। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने स्वर्ण की रेस में चीन को पीछे छोड़ा। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह ने व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में भी स्थान बना लिया है। और एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक जीत लिया है। भारत के लिए रोशिबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई। अब तक शानदार खेल दिखाने वाली रोशिबिना फाइनल में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्हें चीन की वू जियाओ के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों में भारत का ये 8वां रजत और कुल 23वां पदक है। और वहीं वुशु के फाइनल मुकाबले में भारत की रोशिबिना देवी ने रजत पदक हासिल किया है। भले ही वो इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने दिल जीत लिया। रोशिबिना वुशु के राष्ट्रीय कोच कुलदीप हांडू, भारतीय दल के शेफ डे मिशन भूपेंद्र सिंह बाजवा और वुशु कोच राजेश कुमार टेलर से खास बात की हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने।
शुबिना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल लाकर देश का मान एक बार फिर से बढ़ाया है। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शुबिना, सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई आपको इस सिल्वर मेडल की। कैसे देखती हैं अपनी इस कामयाबी को? बहुत अच्छा लगा ये मेडल हासिल करके, और जैसे सर लोग एक्सपेक्ट करता है वो नहीं हो पाया, पर नेक्स्ट टाइम और अच्छा से कमबैक करेंगे और देश के लिए मेडल अच्छा कलर चेंज करेंगे हासिल करके। चाइनीज ओपोनेंट के खिलाफ आपका मुकाबला काफ़ी बेहतरीन रहा था, क्योंकि काफ़ी टफ भी रहा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड आप हारी, लेकिन सेकंड में आपने चाइनीज ओपोनेंट को अपने पटक दिया, लेकिन फिर भी डिसीजन जो है वो आपके अगेंस्ट में गया। तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हमने पूरा फर्स्ट राउंड वो जीत गया, पर भी सेकेंड राउंड में पूरा हम सोचा था पूरा हम जीतने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, और कोशिश भी किया था, पर चल गलती हो गया। पर हम नेक्स्ट टाइम अच्छा से कमबैक करेंगे, ये गलती को सुधार के। अच्छा, लास्ट टाइम आपने जकार्ता जो एशियन गेम्स थे उसमें आपने ब्रॉन्ज जीता था, और अब आते आते सिल्वर जीता है। तो ब्रॉन्ज से सिल्वर तक की जो कहानी रही है उसको कैसे देखती हैं? मतलब किस तरह से बताएंगे, क्या कुछ आपने अपनी ट्रेनिंग में सुधार किया, किस तरह से टेक्निकली अपने आप को मजबूत किया, इसके बारे में बताइए थोड़ा। पहले से बहुत काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग किया है, और आने वाला भी इससे ज़्यादा और अच्छा करेंगे, तो ज़रूर जो चाहता है सब कर पाएंगे, ऐसे सोचता है। हमारे साथ वुशु के कोच कुलदीप पांडु भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, वुशु में लगातार मेडल्स आ रहे हैं, लास्ट जो एशियन गेम्स थे उसमें ब्रॉन्ज था और अब सुधार करके सिल्वर है, तो किस तरह की ट्रेनिंग और किस तरह से गवर्नमेंट के जो एफर्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? सर, गवर्नमेंट का तो हमें बड़ा सपोर्ट है उसकी, और फेडरेशन की जो प्लानिंग है दोनों का सर कॉम्बिनेशन करके बड़ा अच्छा इसका सीक्वेंस निकल रहा है सर, और रिजल्ट आपके सामने है सर। लास्ट टाइम हमारे 4 मेडल आ गए थे, बट वी मिस 2 मेडल दिस टाइम सर। तो नेक्स्ट टाइम टारगेट जो है हमारे 3 साल के बाद एशियन गेम्स, तो उसमें गोल्ड की ट्राई है। इस बार हमने एम किया था कि हम कलर चेंज करेंगे, और वो हम सक्सेसफुल रहे। तो ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और हमारा जो गवर्नमेंट फेडरेशन की जो प्लानिंग है कि हम कैसे कैसे नए लड़के टैलेंट हंट कर रहे हैं और उनको कैंप में, नेशनल कैंप में डालें, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में डालें, तो वो हमारा काम साथ साथ चल रहा है, और वी आर डूइंग अवर बेस्ट और एमिंग फॉर द गोल्ड इन द नेक्स्ट एशियन गेम। हमारे साथ कोच भी मौजूद हैं। आप बताइए कि फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा गया, सेकेंड राउंड भी इनके लिए इन्होंने विरोधी को पटका, लेकिन उसके बावजूद जो हार मिली है वो कैसे? नहीं, रोशी अच्छा खेली बहुत, थोड़ा सा जो ताई की स्कोर थे वो उसको कवर करने में थोड़ा रहा, बाकी इसने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया। टूर्नामेंट के अंदर इसने बहुत पहले जो पिछले वियतनाम और इनकी बाउंड्रीज थी उससे भी बहुत अच्छा खेला इसने। कुछ इसकी जो कमियां थी उसको हम आगे पूरा सुधार करेंगे, और आने वाली जो एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में इसकी गोल्ड की पूरी दावेदारी रखेंगे सर। वाकई दावेदारी रखेंगे, और शानदार प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में शेफडे मिशन से भी 2 शब्द लेना ज़रूरी हो जाता है, और भूपेंद्र सिंह बाजवा है। लगातार भारतीय एथलीट जो हैं वो हर खेल में अपना को दमखम दिखा रहे हैं, लगातार अपना जो एक प्रदर्शन उसके ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है। आज वुशु में भी हमें सिल्वर मिला है, आज सुबह सुबह शूटिंग में भी हमारी टीम को एक गोल्ड मिला है। तो मैं बहुत अच्छा रोशीबिना को और इनके कोचेस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक सिल्वर आना और फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को, वुशु टीम को और सब प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, और लगातार इस शुरुआत पर भारतीय एथलीट जो हैं वो अपने आप को बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परंपरागत खेलों से हट करके नए खेलों में भी हम न केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि मेडल्स की संख्या में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, TD न्यूज़ के लिए। और भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय टीम ने अंतिम 16 के मुकाबले में मंगोलिया को 3-0 से हराने में सफलता पाई। अनुभवी PV सिंधु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआत के तीनों मुकाबले जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम की तरफ से PV सिंधु, अश्मिता चालिहा और अनुपमा उपाध्याय ने सीधे गेम में जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारतीय खिलाड़ियों का 19वें एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां निशानेबाजों ने सोने पर निशाना साधा, तो वहीं घुड़सवारी और नौकायन में भी भारत का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब मौजूदा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर स्तर पर भरपूर मदद की जा रही है।
चीन की धरती पर भारतीय एथलीटों का दमखम दमदार तरीके से सामने है, जहां रोइंग से लेकर सेलिंग और निशानेबाजी से लेकर इक्वेस्टेरियन के खेल तक देश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से विश्व मोर्चे पर एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता में जहां इनकी अपनी मेहनत है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से जमीनी स्तर पर मिल रही बुनियादी सुविधाएं इनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ इनको विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका पदक जीत की खुशी के साथ दे रही हैं। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट नाउअडेज एंड इट्स रियली गुड and the Asian Games there are a lot of medals, so I think all the hard work country is doing so. वैसे किसी भी खिलाड़ी के लिए पदक का सपना तभी सच होता है जब एथलीट को घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलती है, और इस मोर्चे पर खेलो इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के मंच से मिल रही मदद को ये खिलाड़ी बताना नहीं भूलते। Definitely, again I say that tops being very helpful to me, and Khelo India also, you know, they sponsor the young generation, and that's how I think Ramita and Tilottama and Nancy, they are also getting up, and such a good competition to have with them. Always I also learn from them, so this kind of schemes are really helpful, and you know, they just bring up the budding shooters and promote them, and motivates them so much that they do good so quickly and learn the experiences so fast. Definitely there's been lots of improvement from the support from the government, from the central government and from the state governments, because you know, when I started my career and when I see it now, there's been a huge improvement in support. You know, we are getting support to go for a lot of competitions. Earlier we used to go 1 or 2, but right now I'm going for all tournaments, so that's a real big boost for me and for the entire fencing team, because I talk about the fencing because the support has been increased tremendously from the last 10 years. So I'm happy and I'm thankful to the government and all the people who are supporting sports. देश में खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की तत्परता, सही दिशा में कदम उठाने की क्षमता और खिलाड़ियों के विकास को लेकर अटूट संकल्प का नतीजा है कि देश का तिरंगा आन बान और शान के साथ विश्व स्तर की हर प्रतियोगिता में लहरा रहा है। पदक की तस्वीर को तय करना विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में रातों रात की बात नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे बरसों की मेहनत होती है। ये मेहनत केवल खिलाड़ी की नहीं होती, बल्कि उस संस्था की भी होती है जो खिलाड़ियों के साथ लगातार इस दिशा में काम करता है। और इस कड़ी में भारत सरकार जो है वो लगातार अपने आप को सामने रख रही है, जो खिलाड़ियों की जमीनी स्तर से लेकर हर उस जरूरत का पूरा ध्यान रख रही है जो एक एथलीट को आगे बढ़ाने में फायदेमंद साबित हो सकता है। हांगझू से मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज के लिए। और एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज चीन की धरती पर लगातार अचूक निशाना लगाकर पदक बरसाए, और इसी कड़ी में बड़ा नाम बनकर सामने आई सिफ्त कौर, जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में रजत और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दिया। चीन के हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने सिफ्त कौर से खास बातचीत की, देखिए। 19वें एशियन गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में टीम और इंडिविजुअल में इतिहास रचने वाली सिफ्त कौर इस वक्त हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वर्ण पदक की बधाई, उसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाने की बधाई। मतलब बधाई है लगातार। और तो किस तरह का तैयारी करके आई थी यहाँ पर, और कैसे आपने इस अचीवमेंट को हासिल किया? कितना टफ था यहाँ पे अचीवमेंट को हासिल करना? सबसे पहले तो थैंक यू इतनी बधाई देने के लिए। और अचीवमेंट बहुत अच्छी लगी है कि भी गोल्ड आना, और जब मुझे बाहर आके पता चला कि ये रिकॉर्ड है तो उसकी भी ज़्यादा खुशी हुई। एंड तैयारी इसकी थी, रोज़ ट्रेनिंग कर रहे थे हम, तो इसलिए ट्रेनिंग से ही हुआ है जो हुआ है। अगर बात की जाए आपके अपने पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, केवल एशियन गेम्स की नहीं, इससे पहले जो आपका नेशनल गेम्स का देखा जाए रिकॉर्ड, उसमें भी था शानदार प्रदर्शन था, तो अभी तक के अपने पूरे परफॉर्मेंस को आप किस स्टैंडर्ड पर रख रही हैं? अभी तो अच्छी चल रही है, तो अच्छे स्टैंडर्ड पे रहेगा रख रही हूँ, तो होपफुली ऐसी चलती रहे। जिस तरह की अब सुविधाएं जो हैं वो मिलती जा रही हैं, अब देश में भी हमें एक अच्छे रेंजेस मिल रहे हैं, कैटरेजेस के उसमें सुधार हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भी ग्रो कर रहा है इंडिया और ग्रोथ तो होती ही है, तो इसकी ग्रोथ के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, तो आई थिंक ये अच्छी लग रहा है, सबको ही अच्छा लगता है ये चीज़, ग्रोथ तो देखना। आप टॉप्स के भी एथलीट रह चुकी हैं, तो टॉप्स का कितना बड़ा एक योगदान है आपके करियर में? टॉप्स ने जैसे हमारी हेल्प करते हैं जहाँ, क्योंकि
टॉप्स ने ही आपको एमिनेशन की देनी है, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है हमारा कैंप लगवाने में, या हमें कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें तो काफ़ी रही है हमारे टॉप्स की। देश में जिस तरह से अब खेलो इंडिया का एक मंच है, तो आप कितना ज़रूरी मानती है कि जब ये इस तरह के जो मंच होते हैं वो शुरुआती स्टेज में जब एक किसी को मिलते हैं, किसी एथलीट को, तो उसका एक बड़ा नतीजा बड़ी प्रतियोगिताओं में निकल के देखने को मिलता है? मेरा वही प्लेटफॉर्म है, मैंने खेलो इंडिया से ही शुरू किया है, तो खेलो इंडिया में अंडर ही मैं साई के अंडर आई, और उन्होंने इतनी सपोर्ट की, एमओ दिया, हमने ट्रेनिंग की और हॉस्टल्स दिए रहने के लिए रेंज पे। तो आई थिंक ये सब कुछ खेलो इंडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसी से सिर्फ मेरी और बाकी काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई है। तो ये हैं सिफ्त कौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो हर खेल में जो है वो खुद को आगे बढ़ा रहा है, और इसके एक पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ये मानती है कि जिस तरह से टॉप्स की स्कीम सामने है, खेलो इंडिया का मंच सामने है, ये सब मिला करके एक बेहतरीन सुविधा जो है वो खिलाड़ियों को मिल रही है, और जिसका नतीजा है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे मंच पर देश के एथलीट लगातार मेडल्स जीत रहे हैं। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं मौजूदा एशियन गेम्स में भवानी देवी फेंसिंग के खेल में भले ही पदक जीतने से रह गई हों, लेकिन फेंसिंग में साबरे इवेंट के क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंची। भवानी अपने खेल से संतुष्ट दिखी, और यही नहीं, उन्होंने इस बात को भी सामने रखा कि अब उनका लक्ष्य पेरिस ओलंपिक है, जिसके लिए वो अपनी हर कमी पर काम कर रही हैं। चीन के हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने भवानी देवी से खास बात की। फेंसिंग के खेल में भवानी देवी के नाम से हर कोई परिचित है। एशियन गेम्स में भले ही वो पदक से चूक गई हों, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद है। भवानी, क्वार्टर फाइनल तक आपका सफर रहा, लेकिन चीन के खिलाड़ी के साथ काफी जबरदस्त आपका मैच देखने को मिला। क्या समझती हैं कहाँ पर कमियां रह गई और उनको किस तरह से दूर करना है? ओवरऑल माय परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन अच्छा था, कि जो भी मैंने पूल से और क्वार्टर फाइनल्स तक खेला है वो अच्छा है, एंड इट कुड हैव बीन बेटर ऑफ कोर्स। अगर मैंने कुछ सही स्ट्रैटेजीज और सही डिस्टेंस पकड़ के खेला होगा तो शायद उसके साथ मैं जीत सकती थी, बट आई वांट टू टेक जो भी अच्छा है वो मैं लेके जाना चाहता हूँ, एंड वॉट एवर आई हैव डन मिस्टेक्स आई वांट टू वर्क ऑन इट, एंड वी हैव मोर इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स कमिंग अप, सो आई होप कि मैं आगे ये मिस्टेक्स नहीं करूँगी और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। ओलंपिक की भी बात की तो अब पेरिस ओलंपिक भी जल्द ही सामने है, तो किस तरह की तैयारी रहेगी पेरिस ओलंपिक के लिए, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड्स भी जो है वो अब शुरू हो जाएंगे, तो क्या कुछ है उसकी तैयारी के बारे में? तो मैं फ्रांस में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो अभी पहले क्वालिफिकेशन अभी शुरू हो गया है हमारा, और अभी 8-9 कॉम्पिटिशन्स है अप्रैल तक, सो और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन्स है, सो नेक्स्ट हफ्ते से एक्चुअली शुरू हो रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ एंड इम्पोर्टेंट। मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, एंड आई एम वर्किंग हार्ड, तो मैं हर कॉम्पिटिशन में मेरा बेस्ट देना चाहता हूँ, और आई होप ये हार्डवर्क के लिए और सारे एफर्ट्स कुछ अच्छा रिजल्ट ले पाएगा करके आई होप। गवर्नमेंट के एफर्ट को कैसे देखते हैं, जिस तरह से देश में अब वुमेन एथलीट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है? एशियन गेम्स में देख ले तो भारी संख्या में वुमेन एथलीट्स हैं, और पदक का जो खाता है वो भी वुमेन एथलीट्स ने ही खोला, तो कैसे देखती हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स को, किस तरह से जो वुमेन एथलीट्स हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट्स है, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है एथलेट्स को, एंड आई थिंक पहले विमेन को स्पोर्ट्स करियर चूज़ करने में डिफ़िकल्ट रहा, बिकॉज वी डोंट गेट सपोर्ट, सो नाउ अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सो विमेन वी ऑल फील कॉन्फिडेंट, वी ऑल बिकॉज इवन वुमेन्स भी स्पोर्ट्स में एक करियर बना के अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, हम खुद नहीं कर सकते, सो वी नीड अ टीम, सो उस टीम के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वुमेन एथलीट्स को, स्पेशल स्कीम बना रहे हैं, उनके लिए भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भवानी देवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भारतीय महिला जो एथलीट्स हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का जो समर्थन है उसका एक अहम रोल है। साथ ही साथ वो अपने बारे में भी ये कह रही हैं कि उनकी नज़र जो है वो पेरिस ओलंपिक पर है, क्योंकि जिसके लिए क्वालिफाइंग राउंड्स जो है वो अब शुरू हो जाएंगे, जहां वो अपने आप को दमदार तरीके से सामने एक बार फिर से रखना चाहेंगी। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए।
और वहीं एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है और इस कड़ी में शूटिंग की स्कीट स्पर्धा में भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार रजत और कांस्य पदक हासिल किया। स्कीट की व्यक्तिगत स्पर्धा में अनंतजीत सिंह ने रजत पदक जीता, जबकि टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। अनंतजीत सिंह की इस कामयाबी पर उनसे खास बात की चीन के हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। अनंतजीत सिंह ने कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने स्कीट में इंडिविजुअल और टीम इवेंट में मेडल हासिल किया है और ये पहली बार है जब स्कीट में भारत ने एशियन गेम्स में पदक जीता है। कमाल ही कमाल है खाते में, क्योंकि ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद इंडिया को इस इवेंट में मेडल मिला है। बड़ी गर्व की बात है। हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ब्रॉन्ज मेडल आया, पहला मेडल है। तो स्कीट में हम चाहते हैं और भी मेडल मिलें। स्कीट का हम जानते हैं इवेंट जो होता है वो बाकी जो शूटिंग के इवेंट्स है उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर इसकी टेक्निकलिटीज़ पर जाएं तो कितना टफ रहा था आप लोग के लिए मेडल तक पहुँचना? इसके लिए मेहनत तो ऑफकोर्स हमने बहुत करी है। मतलब 11 साल से मैं बंदूक चला रहा हूँ। इस मोमेंट के लिए हम मेहनत बहुत लगती है। टेक्निकल इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल स्पोर्ट है ये। बहुत मेंटली भी आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है। टेक्निक जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे मेंटली इतना स्ट्रेस होता है एंड टारगेट्स ब्रेक करने में आसान नहीं है, बिकॉज टारगेट हवा में फ्लाई कर रहा है। तो हाँ, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है एंड धीरे धीरे यहाँ ओलंपिक्स के लिए तैयारी। आपने खुद कहा कि मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत होना पड़ता है, टेक्निकल तौर पर काफ़ी मजबूती होती है। तो ऐसे में जो खेलो इंडिया स्कीम है उसका कितना फ़ायदा इस कड़ी में आपको मिला है? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारा स्पोर्ट बड़ा महंगा स्पोर्ट है। क्योंकि कार्ट्रिजेस और बंदूक बड़ी महंगी हैं, हमारे लॉज ऐसे हैं। तो उसमें खेलो इंडिया अच्छे से हमें कारतूस प्रोवाइड कर रही है, फंड्स दे रही है। ऐसी स्कीम और आनी चाहिए, जैसे टॉप्स भी अच्छी बहुत स्कीम है, शूटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इन SAI और NRAI हमारी फेडरेशन सब हमारे को सपोर्ट कर रही हैं टू अचीव एंड एशियन गेम्स में मेडल मिल जाए। एंड सबका यही नज़र है, ओलंपिक्स गेम्स पे ही नज़र है अब। चलिए, आप उनसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अनंतजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया स्कीम का जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इस मेडल के पीछे है, क्योंकि एक तैयारी जो मिलती है, एक सही दिशा मिलती है, एक सही गाइडेंस मिलती है, उसमें खेलो इंडिया स्कीम का अपना एक बड़ा योगदान है। हांगजू से मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़ के लिए। तो ये थी एशिया गेम से जुड़ी हुई खबरें। और इसके अलावा अन्य खबरों का रुख करें तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मिजोरम के रेक गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया। रेक गांव स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ गांवों में से एक है। लगभग 1600 की आबादी और 360 घरों वाला ये गांव ममित जिले में स्थित है और पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। उधर अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए। उनके बिना ही ये बहस आगे बढ़ी, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। 77 वर्षीय ट्रंप ने अगस्त में घोषणा की थी कि वे बहस में भाग नहीं लेंगे, जो आमतौर पर राष्ट्रपति पद के नामांकन प्रतियोगिताओं का मुख्य हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन प्रतिद्वंदियों ने चर्चा के दौरान चीन से लेकर प्रवासन से लेकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति बाइडेन और एक दूसरे पर हमला किया। इस बहस में ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस, राजनीतिक नावतुंग विवेक रामास्वामी, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत निक्की हेली, ट्रंप के उपाध्यक्ष माइक पेंस और न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत ऑटो कर्मियों की हड़ताल से निपटने के बारे में एक सवाल के साथ हुई और जहां रामास्वामी ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, वहीं स्कॉट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता श्रम के बजाय आप्रवासन थी।
बहस के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कोई वक्ता उभर कर सामने नहीं आया। अमेरिका इस दशक के चौथे सरकारी शटडाउन के कगार पर है। ये वित्तीय वर्ष 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और यदि तब तक बाइडेन सरकार फंड आवंटन बिल पारित करने में विफल रहती है तो 1 अक्टूबर से अमेरिका में सरकारी शटडाउन हो जाएगा। इस बीच सीनेट ने यूक्रेन और फेमा फंडिंग के लिए कुछ सहायता के साथ 17 नवंबर तक सरकार को वित्त पोषित रखने की एक योजना जारी की है। उधर कनाडा की संसद में एक पूर्व नाजी सैनिक के सम्मान के मामले में स्पीकर के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस गलती से संसद और कनाडा की बदनामी हुई है और इसके लिए उन्हें खेद है। 98 साल के यारोस्लाव होंका नाम के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना की उस यूनिट में शामिल था जिसने यहूदियों और रूसी जनता पर अत्याचार किए थे। रूस ने कनाडा की संसद से नाजीवाद की निंदा करने की मांग की है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशकश के 10 दिनों के भीतर ही योजना का लाभ लेने के लिए 1.4 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का परिणाम है और पेशकश के 10 दिनों के भीतर इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस योजना की सफलता का प्रमाण है। सरकार ने समुद्री मार्ग से आयातित माल के लिए होने वाले भुगतान पर आईजीएसटी में 5% की छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय ने आयातित वस्तुओं पर समुद्री मार्ग से माल ढुलाई पर एकीकृत जीएसटी के भुगतान के संबंध में आईजीएसटी अधिनियम में बदलाव को 1 अक्टूबर से अधिसूचित कर दिया है। भारतीय उपयोगकर्ताओं को व्यापक स्तर पर डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने वाली नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और हॉटस्टार जैसी विदेशी कंपनियों को 1 अक्टूबर से कड़े जीएसटी नियमों का अनुपालन करना होगा। इन कंपनियों को 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा, भले ही उनकी सेवाओं का उद्देश्य कुछ भी हो। सरकार के सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सत्यापन प्रक्रिया सख्त करके पिछले 3 सालों में बड़ी संख्या में फर्जी विक्रेताओं को बाहर निकाला। इनमें से कुछ विक्रेता भारत के पड़ोसी देशों से थे। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में विक्रेताओं को हटाया गया है। इससे प्रभावित होने वाली श्रेणियों में लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर, मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जहां चीन के लोगों की मौजूदगी थी। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट्स हैं तो आप इसे 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। आरबीआई ने मई में कहा था कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है और 30 सितंबर तक इसे बदला या फिर जमा कराया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने उत्तराधिकारी की नामित करने की या एक घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की समय सीमा 1 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 30 सितंबर तक थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि प्राधिकरण अगले 37 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को छोड़कर किसी भी स्पेक्ट्रम बैंड पर मूल्य निर्धारण या फिर अन्य तौर तरीकों पर नई सिफारिशें नहीं देगा। टोयोटा मोटर्स भारत में तीसरा संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि पिछले 1 दशक में पहली बार अपनी उत्पादन बढ़ाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुजुकी मोटर्स के साथ साझेदारी के बाद घरेलू बिक्री बढ़ चुकी है। चिप क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वो देश में नवोन्मेष, क्रॉस ग्रुप दक्षता और इंटेल उत्पादों के निष्पादन सहित कंपनी की संपूर्ण इंजीनियरिंग और डिजाइन का परिचालन संभालेंगे। गूगल की वीडियो सेवा यूट्यूब ने भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कॉमस्कोर के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 5 में से 4 लोग यूट्यूब देखते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार जून 2023 में 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने औसतन रोजाना लगभग 70 मिनट यूट्यूब देखने पर खर्च किए।